साल 1943 धरती बम धमाकों से थरथरा रही थी। दूसरा विश्व युद्ध अपने चरम पर था। ठीक उसी वक्त भारत के बंगाल की सड़कों पर इंसानी हड्डियों के ढेर लगे हुए थे। लाखों की तादाद में लोग मर रहे थे और ये किसी युद्ध की वजह से नहीं, बल्कि एक भारी अकाल की वजह से हो रहा था। प्रोफेसर रफीकुल इस्लाम तब 10 साल के थे और ढाका में रहते थे। वो कहते हैं, जब भी मैं उन दिनों के बारे में सोचता हूँ मैं खो जाता हूँ। उस वर्ष बंगालियों को जिस आपदा का सामना करना पड़ा वो विश्व के इतिहास की सबसे बड़ी आपदाओं में से एक है। लोग भूखे मर रहे थे क्योंकि ग्रामीण भारत में खाने पीने की चीज़ें उपलब्ध नहीं थीं। लोग खाने और आश्रय की तलाश में कोलकाता और ढाका जैसे बड़े शहरों की तरफ कूच करने लगे, लेकिन वहाँ न तो खाना था न ही रहने की कोई जगह। उन्हें कूड़ेदानों के पास ही रहने को जगह मिल रही थी, जहां उनका रोजाना का संघर्ष कुत्ते बिल्लियों से होता था ताकि कुछ खाने को मिल सके। कोलकाता और ढाका की सड़कें कंकालों से भरी पड़ी थीं। इंसानी ढांचे जो कई दिन से भूखे थे सिर्फ मरने के लिए ही बंगाल के शहरों में पहुंच रहे थे। बंगाल का अकाल जापान के बर्मा पर कब्जा कर लेने के बाद ही आया था। भारत पर काबिज अंग्रेज सरकार ने देश के अन्य क्षेत्रों से सूखा प्रभावित हिस्से तक अनाज पहुंचने पर रोक लगा दी थी। इसका उद्देश्य एक तो इसे विरोधियों के हाथों में पड़ने से रोकना था और दूसरा ये कि स्थानीय लोगों को ठीक से खाना मिल सके। ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं थी, इसे मनुष्यों ने ही पैदा किया था। ग्रामीण इलाकों में खाद्य पदार्थ सिर्फ इसलिए नहीं थे क्योंकि फसल बर्बाद हो गई थी, बल्कि इसलिए भी क्योंकि अनाज को एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाने दिया जा रहा था। अंग्रेजों को डर था कि ये जापानियों के हाथों में न पड़ जाए। प्रोफेसर अपने रुंधे गले से उस दृश्य को बयां करते हैं। मैं राहत कर्मियों के एक छोटे से दल के साथ हल्दी नदी पर मौजूद टेरेपेकिया बाजार पहुंचा। वहां मैंने निर्वस्त्र और करीब करीब कंकाल बन चुके लोगों को देखा। उनमें से कुछ आने जाने वालों से भीख मांग रहे थे तो कुछ कोने में पड़े थे, अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे। सांस लेने की शक्ति भी उनमें अब बची नहीं थी और दुर्भाग्य से मैं 8 लोगों को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते देख रहा था। मैं अंदर तक हिल चुका था। उस दौरान मैंने बहुत कुछ देखा। कुछ लोग घास खा रहे थे, कुछ लोग सांप तक खाने को मजबूर थे। मेरी 2 बहनें थीं जो उस दौरान भूख से मर गईं। जंग की वजह से कीमतें आसमान छू रही थीं और जापानी हमले को लेकर शहरों में जमाखोर पनपने लगे थे। जो गांव से शहरों में आए वापस कभी गांव नहीं लौटे। गांव के ढांचे बर्बाद होने लगे और बंगाल कभी भी उससे उभर नहीं पाया। ब्रितानी इतिहासकारों के अनुमानों के अनुसार 15 लाख लोग इसमें मारे गए थे, जबकि भारतीय इतिहासकारों की माने तो ये संख्या 60 लाख थी। इंसान को बगैर किसी वाजिब वजह इस तकलीफ का सामना क्यों करना पड़ा और इंसान इतना क्रूर कैसे हो गया कि जो मर रहे थे उनकी कोई मदद नहीं की गई। इंसान को भगवान की सबसे शानदार रचना कहा जाता है, लेकिन मेरे हिसाब से अकाल और जंग के दौरान ये भगवान की सबसे बुरी रचना बन गया था। उस दौरान हम जानवर बन गए थे। जब ये अकाल पड़ा तो अमेरिका ने एक प्रोग्राम चलाया था PL 480, जिसके तहत अमेरिका भारत में गेहूं भेजा करता था और जो गेहूं भारत आता था अमेरिका उसे सूअरों को खिलाने लायक भी नहीं समझते थे। ये सच है कि अंग्रेजों ने इस सोने की चिड़िया को दाने दाने का मोहताज बना दिया। जब बंगाल के लोग भूख से मर रहे थे तब चर्चिल कह रहा था, बच्चे कम पैदा करो। जो अनाज भूखे बच्चों के पेट में जाना था उसे जंग की भट्टी में झोंक दिया गया। इसलिए आज़ादी के बाद प्रधानमंत्री नेहरू ने कहा, बाकी सभी चीज़ों के लिए इंतज़ार किया जा सकता है, कृषि के लिए नहीं। भूखे लोग राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते थे, इसलिए कृषि पर जोर दिया गया। जमींदारी प्रथा खत्म कर किसानों को मालिकाना हक दिया गया। डैम बनाए गए, लेकिन ये काफ़ी नहीं था। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तब किसी शादी ब्याह में 30 से ज़्यादा लोगों को खाना नहीं खिलाया जा सकता था। 50 और 60 के दशक में हावी रही शिप टू माउथ स्थिति के मुकाबले आज सरकारी गोदामों में करीब 5 करोड़ टन गेहूं और चावल का भंडार है। सवाल उठता है, ये बदलाव आया कैसे? ये बदलाव लाने वाले थे मनकोम्बू संबाशिवन स्वामीनाथन, जिन्हें इस साल भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। जून 1964 में जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने, उनकी सरकार में
कृषि मंत्री थे सी सुब्रमण्यम। उन्होंने एमएस स्वामीनाथन के साथ मिलकर एक नए कृषि प्रोग्राम की नींव रखी। एमएस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। वो पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले गेहूं की एक बेहतरीन किस्म की पहचान की। यही कारण है कि भारत में गेहूं उत्पादन में भारी वृद्धि हो सकी। स्वामीनाथन के शुरुआती जीवन की बात करें तो वो सिविल सेवा की परीक्षा में भी शामिल हुए और भारतीय पुलिस सेवा में उनका चयन भी हुआ। उसी दौरान नीदरलैंड में जेनेटिक्स में यूनेस्को फेलोशिप के रूप में कृषि क्षेत्र में एक मौका मिला। स्वामीनाथन ने पुलिस सेवा को छोड़कर नीदरलैंड जाना सही समझा। फिर 1954 में वो भारत आ गए और यहीं कृषि के लिए काम करना शुरू कर दिया। 1925 में जन्मे स्वामीनाथन 11 साल के ही थे जब उनके पिता की मौत हो गई। उनके बड़े भाई ने उन्हें पढ़ा लिखा कर बड़ा किया। उनके परिजन उन्हें मेडिकल की पढ़ाई कराना चाहते थे, लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई की शुरुआत जूलॉजी से की। भारत को कृषि में आत्मनिर्भरता हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए स्वर्गीय डॉक्टर स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा, जिसका सम्मान किया जाना चाहिए। लेकिन बात होनी चाहिए थी स्वामीनाथन कमीशन की और इसमें निहित किसानों के लिए एमएसपी की। 4 दिसंबर 2023 को जारी की गई एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार पिछले साल देश भर से लगभग 11,290 किसानों की आत्महत्या के मामले सामने आए हैं। 2022 में खेती से जुड़े लोगों की आत्महत्या से होने वाली मौतों में लगातार वृद्धि होती रही। अब आपको ये जान लेना चाहिए कि स्वामीनाथन आयोग था क्या, जिसपे सिर्फ राजनीति ही होती रही मगर किसानों को कुछ हासिल नहीं हो पाया। साल 2004 का समय था और कांग्रेस की यूपीए सत्ता में थी। उस समय किसानों की स्थिति जानने के लिए एक आयोग का गठन किया गया था जिसका नाम था नेशनल कमीशन ऑफ फार्मर्स (NCF). इस आयोग के प्रमुख एमएस स्वामीनाथन को बनाया गया। स्वामीनाथन आयोग ने जो सिफारिशें रखी उनमें इस बात पर विशेष जोर दिया गया था कि छोटे किसान को मिलने वाला प्रॉफिट और उसकी उत्पादन क्षमता के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की गणना की जानी चाहिए। आयोग ने अपनी सिफारिशों में किसानों को फसल लागत मूल्य से 50% अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की बात कही थी। किसानों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए उन्हें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की ओर प्रोत्साहित करने की भी सिफारिश की गई थी। एमएसपी एक प्रकार का बाजार हस्तक्षेप होता है। इसमें सरकार किसानों को एक तरह से मूल्य सुरक्षा देने का प्रयास करती है। सरल शब्दों में कहें तो एमएसपी वो न्यूनतम मूल्य होता है जिस पर सरकार किसानों द्वारा बेचे जाने वाले अनाज को खरीदने की गारंटी देती है कि भाई हम फसलों को कम से कम इतने में तो लेंगे ही, इससे कम कभी नहीं होगा। क्योंकि कभी कभी जब बाजार में कृषि उत्पादों का मूल्य गिर रहा होता है तब सरकार किसानों से एमएसपी पर कृषि उत्पादों को क्रय करती है, खरीदती है। इससे क्या होता है, उनकी हितों की रक्षा होती है। और सरकार को एमएसपी की घोषणा फसल बोने से पहले करनी होती है। देश के किसानों और कृषि में अहम योगदान के लिए डॉक्टर स्वामीनाथन को 1987 में कृषि के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मानों में से एक प्रथम खाद्य पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। इसके अलावा उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार और अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। आपको ये जान लेना चाहिए कि बंगाल के अकाल के प्रभावों को देखने के बाद स्वामीनाथन ने यह सुनिश्चित करने के लिए अपना जीवन समर्पित करने का निर्णय लिया कि भारत को पर्याप्त भोजन मिलेगा। फिर दिन आया 27 सितंबर 2023। इतिहास में ये तारीख अब एक नाम से जानी जाती है, मनकोम्बु संबाशिवन स्वामीनाथन। भारत के एक दिग्गज वैज्ञानिक 27 सितंबर को स्वामीनाथन इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह गए। किसानों के हक की लड़ाई लगातार जारी है। उनके विरोध प्रदर्शन एक बार फिर शुरू होने लगे हैं। डॉक्टर सुनीलम ने ऐलान किया है कि 16 फरवरी 2024 को राष्ट्रव्यापी हड़ताल और ग्रामीण बंद को सफल बनाने में किसान और मजदूर भागीदार बने। किसान पंचायत को संबोधित करते हुए डॉक्टर सुनीलम ने कहा कि लोकतंत्र में जब विधायक, सांसद और सरकारें जनता की समस्याओं का हल नहीं करती तब उन्हें सड़कों पर उतरकर आवाज बुलंद करनी होती है। डॉक्टर सुनीलम ने मुल्ताई किसान आंदोलन, छिंदवाड़ा किसान आंदोलन, मंदसौर किसान आंदोलन, संयुक्त किसान मोर्चे के आंदोलन और अन्य आंदोलनों के उदाहरण देते हुए कहा कि सिंचाई का पानी नहीं मिलने से किसानों को खेती छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ये किसान और गांव को नष्ट करने की
साजिश है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने एमएस स्वामीनाथन के अलावा अलग अलग विचारधाराओं वाली हस्तियों को चुनावी साल में देश का सर्वोच्च अलंकरण भारत रत्न देने का ऐलान किया है। क्या इसके पीछे कोई सियासी संकेत या फॉर्मूला छिपा है? गहराई से मंथन करने पर पता चलता है कि पीएम मोदी ने 2024 के चुनावों को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया है। इसके पीछे उनका 5M का मंत्र फॉर्मूला छिपा हुआ है। भारत रत्न देने के पीछे छिपे 5M फॉर्मूले से मतलब मंडल, मंदिर, मंडी, मार्केट और मिलेट्स से है। कर्पूरी ठाकुर से मंडल, आडवाणी के बहाने मंदिर मंत्र, चौधरी चरण सिंह के बहाने मंडी और जयंत चौधरी का साथ, और नरसिम्हा राव के बहाने मार्केट मंत्र, और MS स्वामीनाथन से मिलेट्स वाला मंत्र। आपकी क्या राय है?